गोल्ड 15 लाख रुपए यानी कि आज से करीबन 10 गुना ज्यादा। सुनने में काफी अटपटा लगता है ना दोस्तों। अभी इस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा एकदम साइलेंट वॉर चल रही है। एक ऐसी अजीब चीज हो रही है जो हिस्ट्री में पहले शायद ही कभी इतने बड़े स्केल पर हुई है। सोचिए, जब गोल्ड का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% क्रैश हो चुका है तो आम रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया? उन्होंने पैनिक किया और करीबन $18 बिलियन गोल्ड ईटीएफ से बाहर निकल गए। लेकिन द एग्जैक्ट सेम डे जब ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन छापी कि गोल्ड्स बुल मार्केट हैज एंडेड, आपको पता है दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे पावरफुल लोगों ने क्या किया? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2023 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंथली गोल्ड परचेज की। एक ही महीने में 15 टन गोल्ड खरीद लिया। और ये कोई एक बार का तुक्का नहीं, ये लगातार 20th महीना था जब चाइना नॉन स्टॉप गोल्ड खरीद रहा है, चाहे प्राइस कुछ भी हो। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया के सुपर पावर्स $38,000 यानी कि करीबन 15 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स की बात कर रहे हैं। हम डिकोड करेंगे 1791 का एक पुराना अमेरिकन सीक्रेट जो अब वापस आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक इंडियन इन्वेस्टर को अपने पैसे कैसे बचाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा टेक स्टॉक्स और यूएस मार्केट्स में 100% सेफ है तो याद रखिए, पिछली बार जब ऐसी सिचुएशन आई थी तब टेक बबल फेक था। नास्डैक 78% क्रैश हुआ था और उसे रिकवर करने में लगभग 15 साल लग गए। आज का वीडियो एक आम फाइनेंस वीडियो नहीं, ये एक फाइनेंशियल सर्वाइवल गाइड है। तो नोटबुक पकड़ लीजिए, आराम से नोट्स लीजिए, क्योंकि अब हम डाइव करने वाले हैं द गोल्डन पिवट में। पर हाँ, आगे जाने से पहले आप में से करीबन 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं चाइना से। यूएस में लोग अपना ज्यादातर पैसा S&P 500 ETFs जैसे कि VOO में इन्वेस्ट कर देते हैं। चाइना का भी अपना एक S&P 500 जैसा इक्विवेलेंट फंड है, लेकिन रिसेंटली वहां कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। चाइना का सबसे बड़ा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अब कोई स्टॉक फंड नहीं रहा, वो एक गोल्ड ETF बन चुका है। इसका नाम है गुआन यू गोल्ड ETF, जिसमें अब $13 बिलियन बैठे हुए हैं, जबकि उनके सबसे बड़े स्टॉक ETF में सिर्फ $12 बिलियन है। सोचिए, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा रिटेल मनी स्टॉक से निकलकर गोल्ड में जा रहा है। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, चाइना का सेंट्रल बैंक और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे पोलैंड, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यहां तक कि युगांडा, केन्या जैसे नए बायर्स जिन्होंने पहले कभी गोल्ड खरीदा ही नहीं था, इस समय अग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं। सिर्फ 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में सेंट्रल बैंक्स ने नेट 244 टन गोल्ड खरीदा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चाइना के 4 सबसे बड़े बैंक्स ने आम लोगों के लिए रिटेल गोल्ड ट्रेडिंग यानी पेपर गोल्ड ट्रेडिंग टोटली बंद कर दी। चाइना बेसिकली अपने सिटीजन्स को कह रहा है कि आप ऐप पर पेपर गोल्ड ट्रेड नहीं करोगे, आपको रियल फिजिकल गोल्ड खरीदना होगा। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए पेपर गोल्ड सेफ नहीं माना जा रहा और सिर्फ फिजिकल गोल्ड सेफ माना जा रहा है? इसका जवाब छुपा है अमेरिका के एक 230 साल पुराने डॉक्यूमेंट और यूएस गवर्नमेंट के एक नए डेंजरस इकोनॉमिक प्लान में। आइए समझते हैं। देखिए, इस गोल्डन पजल को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली December 5th, 1791, 1971 नहीं, 1791। उस वक्त अमेरिका एक स्टार्टअप कंट्री थी, सिर्फ 40 लाख की पॉपुलेशन थी, आज करीबन 34 करोड़ की है। सब किसान फार्मर्स थे और उनके पास फैक्ट्रीज नहीं थी। वो लोग अपने टूल्स और वेपन्स ब्रिटिश एम्पायर से इंपोर्ट करते थे। तब अमेरिका के पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हाँ वही $10 के जो नोट पे जिनकी फोटो है, ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसे कहते हैं हैमिल्टनियन इकोनॉमिक्स। हैमिल्टन ने कहा, एक देश जो अपनी जरूरत का सामान खुद नहीं बना सकता वो ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसे आज हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। उन्होंने 2 स्टेप्स प्लान किए। पहला, टैरिफ्स, बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाओ ताकि वो महंगा हो जाए। और दूसरा, सब्सिडीज, अपनी डोमेस्टिक अमेरिकन फैक्ट्रीज को पैसा दो ताकि वो सस्ता सामान बना सके। दोस्तों, इस प्लान ने अमेरिका को एक किसानों के देश से दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सुपर पावर बना दिया। हर एक सुपर पावर, चाहे वो ब्रिटेन हो या यूएस हो, ऐसे ही रिच बनती है। पहले वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो वो दुनिया को फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है और इस ट्रैप को कहते हैं द एम्पायर साइकिल। जब एक देश टॉप पर पहुंच जाता है वो अपने आप को फाइनेंशियलाइज करने लग जाता है। यूएस के साथ ये 1971 में शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। उसके बाद यूएस इकोनॉमी रियल चीजें, फैक्ट्रीज, प्रोडक्ट्स बनाना छोड़ के पेपर और फाइनेंस में खेलने लग गई। इस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं।
वॉल स्ट्रीट ने रियल एसेट्स जैसे कि मॉर्गेजेस और लोन्स को पेपर प्रोडक्ट में बंडल करके बेचना चालू कर दिया। अमेरिका ऑन पेपर तो बहुत अमीर दिखने लगा, स्टॉक मार्केट भी ऊपर चला गया, लेकिन अंडर द हुड उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई थी। देश खोखला हो गया और इसका नतीजा देखिए, ईयर 2000 से टीवीज का प्राइस 98% गिर गया, सॉफ्टवेयर 73% सस्ता हो गया क्योंकि ये सबसे सस्ता इंपोर्ट होता था, लेकिन जो चीजें इंपोर्ट नहीं हो सकती थी जैसे हाउसिंग वो 111% महंगी हो गई, कॉलेज ट्यूशन 200% महंगा हो गया और हॉस्पिटल सर्विसेज करीबन 281% महंगा हो गया। सोचिए जैसे इंडिया में आप डॉक्टर से मिलना चाहें तो 10-15 मिनट या मैक्सिमम 2 घंटे में मिल लेते हैं। एक एवरेज यूएस सिटीजन के लिए न्यू डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने में 31 से 40 दिन की वेटिंग लगती है और ये उस देश का हाल है जो पेपर पर सबसे अमीर है। अब यूएस गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि भैया हम तो ये गेम हार रहे हैं, इसलिए अमेरिका एक बहुत बड़ा पिवट यानी कि यू टर्न ले रहा है जो ग्लोबल मार्केट्स और स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो को हिला के रख देगा। देखिए आज की बात करते हैं। यूएस गवर्नमेंट लिटरली 50 साल के ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने जा रही है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट ने रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ओपेड लिखा है जिसका टाइटल है हैमिल्टन इंस्पायर्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। यूएस वापस 1791 वाले हैमिल्टेनियन सिस्टम पर जाना चाहता है। फैक्ट्रीज वापस लाओ, टैरिफ्स लगाओ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रीबिल्ड करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स द इम्पॉसिबल ट्रायंगल कहते हैं। यूएस गवर्नमेंट अभी 3 चीजें चाहती है। पहला कि वो अपनी फैक्ट्रीज को रीबिल्ड करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाए। दूसरा, प्रोटेक्ट द मेन स्ट्रीट यानी आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन और महंगाई कम हो। और तीसरा, डॉलर स्ट्रांग रहे, यूएस डॉलर की पावर हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन मैथ ये कहती है कि आप इन तीनों में से सिर्फ 2 चीजों को ही चुन सकते हो, एक की कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस तो आपको देना पड़ेगा। पहला सिनेरियो समझते हैं, अगर आप फैक्ट्रीज रीबिल्ड करते हो और डॉलर को स्ट्रांग रखते हो तो यूएस गुड्स मार्केट में महंगे हो जाएंगे, टैरिफ्स लगाने पड़ेंगे और यूएस की आम जनता महंगाई से मर जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आप डॉलर स्ट्रांग रखते हैं और मेन स्ट्रीट को कंट्रोल करते हैं तो बाहर से सस्ता सामान आता रहेगा और अमेरिका में फैक्ट्रीज कभी वापस भी नहीं बन पाएंगी। और तीसरा सिनेरियो लेते हैं, द ओनली वे आउट, अगर यूएस को वाकई में अपनी फैक्ट्रीज रिबिल्ड करनी है और आम लोगों को इन्फ्लेशन से बचाना है तो उन्हें एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो है द यूएस डॉलर। दोस्तों सुन के डर लगता है ना, पर हकीकत यही है। यूएस एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रेटेजिकली अपने डॉलर को कमजोर करने की प्लानिंग कर रही है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव बन सके और फैक्ट्रीज वहां पे वापस बिल्ड हो सके, क्योंकि डॉलर वोट नहीं करता है, आम जनता वोट करती है। और यही रीजन है कि जब डॉलर वीक होता है तब दुनिया की एक ही करेंसी पावरफुल ऊपर उठती है जो किसी देश की लायबिलिटी नहीं है, जिसे प्रिंट नहीं किया जा सकता, जिसे सैंक्शन नहीं किया जा सकता, और उस करेंसी का नाम है गोल्ड। और चाइना ये बात आज से नहीं 2009 से जानता है। तो गाइस अब आते हैं इस वीडियो के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, वो $38,000 पर आउंस यानी कि 15 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स। ये नंबर कहां से आया? क्या ये हवा में बातें हो रही है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे प्योर मैथमेटिक्स और जियोपॉलिटिक्स। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब यूएस फेडरल रिजर्व अंधाधुंध पैसा प्रिंट कर रहा था तब चाइना वहां बैठकर देख रहा था कि भाई हमारा पूरा नेशनल सेविंग्स तो यूएस की ट्रेजरीज में पड़ा हुआ है और यूएस कंटिन्यूअसली नोट छापकर हमारी वेल्थ को डिवैल्यू कर रहा है। तो मार्च 2009 में चाइना के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने एक ऑफिशियल पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा है कि दुनिया को एक ऐसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी चाहिए जो किसी एक देश से कनेक्टेड ना हो और कंप्लीटली न्यूट्रल हो। उन्होंने एक फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन केन्स का 1940 का आइडिया रिवाइव किया जिसे बैंकोर कहते हैं, एक न्यूट्रल एसेट जो ग्लोबल ट्रेड को नेचुरली बैलेंस कर सके। 1944 में यूएस ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि यूएस उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो ट्रेड सरप्लस में रहता था। पर आज 2026 आते आते अमेरिका खुद इस सिस्टम के लूजिंग एंड पर है और सेम वही बात कह रहा है। आईएमएफ के एक्स हेड इकोनॉमिस्ट केन रोगोफ ने 2016 में और वर्ल्ड बैंक के एक्स प्रेसिडेंट रॉबर्ट ज़ोइलिक ने 2010 में यह लिख के दिया था कि गोल्ड को मॉनेटरी सिस्टम का इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आज के प्राइस पर दुनिया का सारा ट्रेड गोल्ड में सेटल नहीं हो सकता। गोल्ड का प्राइस मैथमेटिकली इतना बड़ा होना चाहिए कि वो ग्लोबल ट्रेड इंबैलेंसेस को अब्सॉर्ब कर सके। मैक्रो एनालिस्ट ल्यूक ग्रोमन ने एक कैलकुलेशन करी, अगर आप चाइना के लास्ट ट्रेड सरप्लस को देखें जो करीब $1.2 ट्रिलियन का था और उसको चाइना के एक साल के गोल्ड इंपोर्ट्स यानी कि 940 से डिवाइड कर दे, यानी अगर चाइना अपना पूरा ट्रेड सरप्लस गोल्ड में सेटल करे तो मैच सिर्फ एक प्राइस पर जाकर बैलेंस होती है और वो प्राइस है लगभग $38,000 पर आउंस। माइंड यू, आज जो गोल्ड का प्राइस है वो करीबन $4,000 पर आउंस है, यानी करीबन 10 गुना ज्यादा। तभी सभी सेंट्रल बैंक्स और चाइना पेपर गोल्ड जिसे फेक क्लेम्स कहते हैं उसको डिस्कार्ड करके प्योर फिजिकल गोल्ड को अग्रेसिवली अक्वायर कर रहे हैं।
चाहे गोल्ड का प्राइस शॉर्ट टर्म में कितना भी गिर क्यों ना रहा हो, इस टाइम पे एक्विजिशन चालू है। यहां तक कि यूएस लिटरली चाइना को रिकॉर्ड अमाउंट्स में फिजिकल गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, सेंट्रल बैंक्स ना ट्रेडर्स नहीं होते, हमारी तरह नहीं होते, वो सेवर्स होते हैं, वो हमारी मम्मी की तरह होते हैं। वो डेकेड्स आगे की सोचकर गोल्ड डिस्काउंट पर उठा रहे हैं। तो वैसे अब आप सोचेंगे, लेकिन भाई स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रहा है, एआई रेवोल्यूशन चल रही है, यूएस स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि अमेरिकन हाउसहोल्ड्स की हिस्ट्री में आज तक कभी भी उनकी नेटवर्थ स्टॉक मार्केट से इतनी स्ट्रांगली टाइड नहीं थी जितनी आज है। करीबन 25% ऑफ टोटल यूएस हाउसहोल्ड नेटवर्थ जो है वो स्टॉक्स पे। ये .com बबल यानी ईयर 2000 और 2008 के हाउसिंग क्रैश से भी ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि S&P 500 की टॉप 5 टेक एंड एआई कंपनीज प्योर इंडेक्स का 30% होल्ड करती हैं। बिग टेक इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $700 बिलियन का निवेश करने जा रहा है, जबकि 95% एआई कंपनीज ने अभी तक कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई फेक, इंटरनेट भी फेक नहीं था, सबसे बड़ी इन्वेंशन थी। फिर भी ईयर 2000 में नैस्डैक 78% क्रैश हुआ था और उसे उस पीक पे वापस आने को 15 साल लग गए थे। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो रैंडमली आधा हो जाए, तो क्या आप 15 साल तक वेट कर सकते हैं रिकवर होने के लिए? ऑब्वियसली काफी लोगों का आंसर ना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो S&P 500 यूएस डॉलर टर्म्स में बहुत ऊपर दिखता है, लेकिन अगर आप उसे गोल्ड के टर्म्स में मेजर करें तो एक्चुअली 2018 के बाद से वो 15% डाउन है। लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जिन्हें दुनिया का सबसे सेफ एसेट माना जाता है, उनकी वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में 78% गिर चुकी है। मतलब स्क्रीन पर दिखने वाला डॉलर प्रॉफिट एक इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपके प्रॉफिट को इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन खा रहा है। तो गाइस, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये सब ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगती है, बट एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब? हमारा आखिरी गोल तो ये है ना कि अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और उसे ग्रो करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स देता हूं। सबसे पहले, एक्नॉलेज द कैपिटल रोटेशन। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियलाइज्ड एसेट्स जैसे पेपर मनी या प्योर टेक स्टॉक से रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कमोडिटीज कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, की तरफ एक शिफ्ट हो रहा है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज एन इंडियन इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन कीजिए और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाइए। सेकंड है द मूव टू फिजिकल वर्सेस पेपर गोल्ड। देखिए, चाइना ने अपने लोगों को पेपर गोल्ड ट्रेड करने से टोटली रोक दिया है, क्योंकि क्राइसिस के वक्त सिर्फ फिजिकल गोल्ड चलेगा। इंडिया में हमारे पास ETFs है, पर अपनी टोटल वेल्थ का कुछ पोर्शन आप हार्ड फिजिकल गोल्ड में भी रख सकते हैं, जिससे आपके पास फिजिकल गोल्ड की अवेलेबिलिटी होगी और वो एक हेज की तरह काम करेगा। सेंट्रल बैंक्स ट्रेडर्स नहीं है, वो सेवर्स है हमारी मम्मी की तरह। आपको भी अपना एक सेफ बकेट बनाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, डोंट वेट फॉर द क्रैश टू प्लान। सन 2000 में या 2008 में बर्बाद होने वाले लोग बेवकूफ नहीं थे, वो आम स्मार्ट लोग थे जिन्होंने बस ये अज्यूम किया था कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। उनके पास प्लान भी नहीं था। अगर कल को यूएस डॉलर डेलिबरेटली वीकन हो जाता है तो आपके ग्लोबली एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत हेडविंड फेस कर सकते हैं। चौथा, गोल्ड इज अ हेज नॉट अ क्विक रिच स्कीम। क्या गोल्ड कल सुबह $38,000 हो जाएगा या 15 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रोसेस में 10 साल 15 साल कुछ भी टाइम लग सकता है, बीच में मेजर करेक्शंस भी आ सकती हैं। तो इसे एक लॉटरी की टिकट की तरह मत देखिए, इसको एक नेचुरल रिजर्व एसेट की तरह देखिए। एक ऐसी शील्ड जो आपको तब बचाएगी जब दुनिया की फिएट करेंसीज जैसे कि डॉलर, रुपी आपस में ट्रेड वॉर्स और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लड़ रही होंगी। तो गाइस, फाइनली एक टाइम था जब लोग गोल्ड खरीदने को ओल्ड फैशन या पुराने जमाने की सोच कहते थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे एडवांस सेंट्रल बैंक्स, चाइना जैसी राइजिंग सुपर पावर और खुद अमेरिका के फाइनेंशियल एलीट चुपचाप उसी पुराने मेटल को जमा कर रहे हैं। दे आर मूविंग आउट ऑफ द पेपर इल्यूजन एंड इनटू द फिजिकल रियलिटी। आपको अपना सारा पोर्टफोलियो बेचकर सोने के बिस्किट नहीं खरीदने। स्टॉक्स और टेक हमेशा वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी नेट जरूर बनाइए, क्योंकि जब ग्लोबल सिस्टम रीसेट होता है तो गोल्ड ही वो आखिरी करेंसी होती है जिसे कोई प्रिंट नहीं कर सकता। तो गाइस, वीडियो के स्टार्ट में हमने पूछा था कि स्मार्ट मनी $18 बिलियन की रिटेल पैनिक सेलिंग के वक्त गोल्ड क्यों खरीद रहा है। अब आपको उसका जवाब पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूएस डॉलर को इवेंचुअली कमजोर किया जाएगा और वर्ल्ड ट्रेड को एक न्यूट्रल एसेट की जरूरत पड़ेगी, और वो आने वाले 10 साल की तैयारी आज कर रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि आप किस तरह सोचना चाहते हैं, एक पैनिकिंग रिटेल ट्रेडर की तरह या दुनिया की इकोनॉमी चलाने वाले सेंट्रल बैंक्स की तरह। अगर आपको ये डिटेल मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को एक इंडियन इन्वेस्टर दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि नॉलेज इज योर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट मार्केट क्रैशेस। तो गाइस, अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन रह गया है गोल्ड को लेके तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।